वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और इसका यह सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में हमने देखा कि किस प्रकार पत्रों को पढ़ने के लिए उसको हम संभाल कर रख सकते हैं और अलग अलग लोगों ने लिखे हुए पत्र आज भी हमें संग्रहालयों में पढ़ने को मिलते हैं। तथा हमने पढ़ा था कि अगर उस जमाने में अगर फोन होते तो फोन के द्वारा जो महत्वपूर्ण ज्ञान दिए गए हैं वह संग्रहित नहीं होते, लेकिन जिन लेखकों ने, जिन साहित्यकारों ने पत्र के माध्यम से अपने परिजनों को ज्ञान दिया है वह ज्ञान हमें आज भी पढ़ने को मिलता है, कभी पुस्तकों के रूप में या पत्रों के रूप में। अब लेखक इसके आगे पत्रों की क्या महत्व बताते हैं ये पढ़ेंगे इसके अगले पाठ के कुछ परिच्छेदों में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ को। इसके पहले भाग में हमने पढ़ा था कि इसके पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पुत्री के नाम जो पत्र लिखा था वह आज भी हमें पढ़ने को मिलता है और वह जो ज्ञान वह अपने बेटी को देना चाहते थे वह पत्र पढ़ के हमें भी उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। अगर उस समय फोन के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने बेटी को यह ज्ञान देते तो आज यह ज्ञान हमें प्राप्त होता नहीं। तो जिस प्रकार लेखक कहते हैं कि आज भले ही आधुनिक साधन आ गए हैं तो उनके जितने उपयोग है लेकिन उनके कुछ लिमिट भी होती है। हम देखते हैं फोन के द्वारा जो मैसेज भेजते हैं, एक तो उसमें हम वह भावनाएं महसूस नहीं कर सकते जो पत्र के माध्यम से करते हैं, या एक उनकी लिमिट होती है। मोबाइल पर संदेश पढ़ने में वह भाव हमें नहीं मिल पाते जो भावनात्मकता हमें या जो भावात्मकता हमें पत्र के द्वारा मिलती है। तथा मोबाइल में मैसेज करने के या उसको सहेज कर रखने के कुछ लिमिट होते हैं। एक लिमिट के बाद हम उस मैसेज को डिलीट कर देते हैं या हम उसे कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, लेकिन पत्रों के साथ वैसा नहीं होता है। अगर हम बहुत लंबे समय तक हमें कोई मैसेज पढ़ना है तो हम मोबाइल के द्वारा वह हमें कभी कभी उपलब्ध नहीं हो पाता, लेकिन पत्रों के साथ ऐसा नहीं होता है। हम अगर पत्रों को अच्छे रूप से सहेज कर रखते हैं तो जब हमें कभी उसका इस्तेमाल करना है तो फिर हम उसको निकाल कर पढ़ सकते हैं या उसका सही उपयोग हम कर सकते हैं। अब आगे लेखक कहते हैं कि अलग अलग साहित्य द्वारा या अलग अलग लेखकों के द्वारा पत्रों के अनेक रूप हमें आज भी पढ़ने को मिलते हैं और उसको सहेज कर रखने के कारण उसके द्वारा हमें ज्ञान भी मिलता है और प्रेरणा भी मिलता है। आगे पाठ को पढ़ते हैं हम। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। मतलब देखो, उस जमाने में जब सिर्फ साधन क्या था संचार माध्यम का, पत्र, और हमारे जो सबसे प्रिय नेता माने जाते थे महात्मा गांधी, इनको अन्य देशों के लोग भी बहुत प्यार करते थे। तो उनके जब पत्र भेजे जाते थे तो वह क्या करते थे, उस पत्र के जो लिफाफा रहता था या पत्र पर एड्रेस क्या डालते थे, सिर्फ क्या लिखते थे, महात्मा गांधी इंडिया, सिर्फ इतना नाम लिख देते थे और पत्र को भेज देते थे। तो जिस देश से या जिस शहर से वह पत्र को भेजते थे तो वह तमाम पत्र ऐसे आते थे जिस पर सिर्फ लिखा होता था महात्मा गांधी इंडिया। तो जहां पर भी जिस स्थान पर गांधी जी उस समय उपलब्ध रहते थे उस स्थान पर वह पत्र अपने आप डाक वाले अपने आप भेजवा देते थे। मतलब देखो कि अगर आज हम देखते हैं, अगर मोबाइल में हम देखते हैं कि अगर रेंज नहीं होता या किसी भी अन्य कारणवश इलेक्ट्रिसिटी वो क्या है, एक तो वो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन पत्रों के साथ ऐसा नहीं। जब भी मतलब किसी भी स्थान पर भले ही उसमें समय लंबा समय लगता हो लेकिन वह सही व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर लेखक यही बताना चाहते हैं कि गांधी जी के सिर्फ वह इतने ही प्रचलित थे, इतने लोगों को प्रिय थे, तो अन्य देशों के जब लोग उनको महात्मा गांधी इंडिया इस नाम से पत्र भेजते थे तो जिस स्थान पर गांधी जी रहते थे उस स्थान पर वो पत्र पहुंच जाता था। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी
ऐसा ही था। सिर्फ गांधी जी के साथ ही नहीं, बल्कि हमारे आजादी के लिए जितने भी बड़े बड़े हस्तियां, जितने भी क्रांतिकारी लड़ रहे थे, उस आंदोलन में सहभाग हो रहे थे, उनके साथ भी ऐसा ही होता था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। तो देखो, उस समय में गांधी जी को बहुत सारे पत्र आते थे, कभी हजारों की संख्या के इसमें भी आते थे, लेकिन उनका जवाब वे तुरंत, जैसे ही पत्र आता था तो तुरंत उसका जवाब वो लिख डालते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र के कम नहीं मानते थे, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। तो देखो, यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि पत्रों की अहमियत अर्थात उनकी महत्व कितनी ज्यादा थी कि जो लोग उन आंदोलनों में हिस्से लेते थे, तो वह अलग अलग गांव से आए हुए लोग रहते थे। तो जब भी वह अपने परिवार वालों को पत्र लिखते थे, तो लेकिन जब गांव में जब पत्र पहुंचता था, तो परिवार वालों से पहले वह किसमें बांटा जाता, पढ़ने के लिए बांटा जाता था कि गांव में, मतलब एक पूरा गांव उसका परिवार रहता था। और उस पत्र को गांव वाले क्या करते थे, वह उस आंदोलनकार के जो नायक रहते थे, क्रांतिकारी रहते थे, वह गांव-गांव में आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। अगर हम आज भी अगर किसी गांव में जाते हैं और उस युग के अगर क्रांतिकारी की कोई ऐतिहासिक बात होगी, तो आज भी हमें उस युग का पत्र पढ़ने को मिलता है। और उस समय पत्र भेजने वाले जो पत्र रहता था, वह गांव वालों के लिए कैसा रहता था कि प्रशस्ति पत्र एक बख्शिश के रूप में रहता था, और वह संभाल कर और सहेज कर रखते थे। और बहुत से तो लोग वह क्या करते थे, परिवार वाले लोग या गांव के अन्य लोग क्या करते थे, उसे प्रशस्ति पत्र मानकर उन पत्रों को क्या करते थे, फ्रेम बनाकर अपने घर में या अपने गांव में लगा देते थे। और इस प्रकार लेखक कहते कि यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितने किताबें भी लिखी जा चुकी है। तो लेखक कहते हैं कि इतना ही पत्रों का जादू नहीं है, बल्कि एक छोटा सा पत्र भी एक बड़ी किताब के रूप में छपी गई है। और अन्य भाषाओं में भी देखा जाता है, सिर्फ हम कहेंगे कि एक स्पेसिफिक भाषा में वो छपा होगा, तो ऐसा नहीं। जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जो पत्र है वह हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी छपा है, तो आज वह हमें पुस्तक के रूप में दिखाई देता है। और बहुत सारे ऐसे लेखक है, साहित्यकार है या क्रांतिकारी है, जिनके छोटे छोटे पत्र आज हमें पुस्तक के रूप में छपे हुए मिलते हैं पढ़ने के लिए। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे हैं कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। तो देखो, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वास्तव में पत्र दस्तावेज है। दस्तावेज मतलब बहुत ही, हम बोलते हैं ना, कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिसे हम संभाल कर रखते हैं, जैसे कि हमारे गहने, तो हम ऐसे चीजों को हम संभाल कर रखते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पत्र भी ऐसे ही संभाल कर रखने वाले दस्तावेज है। तो बहुत सारे साहित्यकारों ने प्रेरणा लेकर ऐसे
पत्रों को लिखा है और अपने विषय को माध्यम बनाकर बहुत सारी बातों को ज्ञान देकर उसमें लोगों को प्रेरणा देते हुए पत्र लिखा है। तो देखो पंत ने भी 200 पत्र बच्चन के नाम से लिखे हुए हैं। उसके साथ साथ निराला के पत्र भी हमें पढ़ने को मिलता है, जिसका नाम है लिखे है कहाँ, हमको लिखे कहाँ। तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत भी कई पुस्तकें हमको पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। तो देखो, जब क्रांतिकारी या कोई अन्य लेखक थे या बड़े जो विद्वान लोग रहते थे, वो क्या करते थे, जब कोई भी लेख लिखते थे तो अन्य जो वाचक रहते थे या उनके जो प्रिय प्रेक्षक रहते थे, वो क्या करते थे, अपने उन लेखकों के लेख पर क्या करते थे, अपने मत व्यक्त करते थे। उनके बहुत सारी बातें वो उनसे पत्रों के द्वारा शेयर करते थे। तो ऐसे बहुत से लेखक थे कि उनको उनके आए हुए पत्रों के वे फिर से जवाब देते थे। तो ये सारी बातें यहाँ पर लेखक प्रेमचंद के बारे में भी कहा गया है कि लेखक प्रेमचंद क्या करते थे, वो तो बहुत बड़े उपन्यासकार, कहानीकार, लेखक के रूप में माने जाते हैं और एक साहित्य युग को ही उनका नाम दिया गया है कि प्रेमचंद साहित्य युग। तो जो नए लिखने वाले जो लेखक थे, वह उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साह बढ़ाने के लिए वह क्या करते थे, प्रेमचंद उनको प्रेरणा देते हुए बहुत सारे पत्र उनको लिखते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लेख, लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में 1915 से 1941 के बीच में पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनके मनोदशा का लेखजों का मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग, सबसे ज्यादा भाग गुडविल विभाग का ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी, पत्रिका हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांवों हो या बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान के ढानियों में रह गए लोग, शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों में रहने वाले, झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग हो या दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान के ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुत आयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां या मनी ऑर्डर लेकर
पहुंचने वाले डाकिया देवदत्त के रूप में ही देखा जाता है। तो इन पैराग्राफों में, इन परिच्छेदों में लेखक ने आज भी किस प्रकार पत्र या चिट्ठी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है इसका वर्णन किया है। साथ ही लेखक कहते हैं कि आज भले ही शहरों में इसका कम प्रयोग होता है, लेकिन देहात में आज भी गरीब लोगों का चूल्हा, लेखक कहते हैं शहर में आज भले ही इसका प्रयोग कमी होता है, लेकिन देहात में आज भी गरीब लोगों का जो चूल्हा है पत्र के द्वारा भेजे गए मनी ऑर्डर की व्यवस्था से ही जलते हैं। और गांव और बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर को लेकर पहुंचने वाला जो डाकिया होता है उसे हम देवदूत या फरिश्ता, आज भी देहात के लोग या गांव के लोग उनको फरिश्ता ही मानते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ के द्वारा लेखक ने हमें पत्र के उपयोगिता, महत्व और लाभ का परिचय करवाया है। अब इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। जो पाठ हमने पढ़ा उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। दस्तावेज, विधिक लेख, सनद, मुस्तैद, सजग, मनोदशा, दिमाग की स्थिति, परंपरा, रिवाज, हैसियत, महत्ता, दुर्गम, जहाँ कठिनाई से पहुंचा जाए, देवदूत, फरिश्ता। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, करोड़ों लोग कहाँ पहुंचते हैं? आज भी देखते हैं हम करोड़ों लोग कहाँ पहुंचते हैं? डाकघरों के दरवाजों पर पहुंचते हैं। लेखक किसकी बहुआयामी भूमिका की बात कर रहा है? इस पैराग्राफ में लेखक पत्रों की बहुआयामी भूमिका की बात कर रहे हैं। आगे का प्रश्न है, गरीब घरों के चूल्हे किसके सहारे जलते हैं? हम देखते हैं कि पत्र के द्वारा जो मनी ऑर्डर पहुंचाए जाते हैं उस मनी ऑर्डर के द्वारा गरीब घरों के चूल्हे जलते हैं। गांव में डाकियों को किस रूप में देखा जाता है? गांव में डाकियों को देवदूत के रूप में देखा जाता है। प्रश्न 5वां है, देवदूत का पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। इसमें अलग अलग पर्याय दिए गए हैं, जैसे कि दानव, देवता, सहायक और फरिश्ता। तो इसमें देवदूत का सही पर्याय होगा घ, फरिश्ता। तो इस प्रकार इस पाठ के द्वारा लेखक ने हमें पत्र के महत्व, उसके लाभ और उसकी उपयोगिता से परिचय करवाया है। तो यहीं पर यह हमारा पाठ खत्म होता है। अब अगले भाग में मिलेंगे नए पाठ के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।